नमस्कार मित्रों, हम आज हिंदी साहित्य का इतिहास की प्रथम क्लास ले रहे हैं, जिसमें मैं आपको जीरो से लगाकर अंतिम तक हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, जो भी वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता के लिए जो भी सामग्री है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक प्रथम प्रयास है। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो साथ में बने रहना। हिंदी साहित्य के इतिहास शुरू करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किस प्रकार से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है। तो उसमें कुछ लेखकों की कुछ पंक्तियाँ हैं जो एग्जाम में आपकी ऐसे कैसे पूछी जाती है। इसमें वो मैं आपको सिर्फ एग्जाम से संबंधित ज़्यादा गहराई में भी नहीं और ऊपर से भी नहीं, जितना हो सकता है एग्जाम में जो प्रश्न पूछे रहते हैं वहाँ तक सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करने से पहले जो पंक्तियाँ हैं उनको एक बार देखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति शुक्ल की होती है। शुक्ल जी के बारे में एक बच्चन जी का कथन भी है कि शुक्ल को न तो छोड़कर न साथ में रहकर साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं, यानी शुक्ल जी के बिना साहित्य अधूरा है। तो उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में शुक्ल जी की पंक्ति है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता में संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, यानी जनता के अंदर संचित, यानी जो हृदय के अंदर चित्तवृत्तियाँ है, चित्तवृत्तियों का जो प्रतिबिंब है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। यानी हृदय के अंदर जो समाहित है, जो वृत्तियाँ है, जो उनकी आदत है, जो भाव है, विचार है, वो हिंदी साहित्य का प्रतिबिंब है। दूसरे बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कहा था कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यानी जितने भी लोग हैं उनका जो हृदय का जो विकास है वही साहित्य है, यानी उनके हृदय में से निकला है। तो आप उनको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट, यानी उनके नाम में कृष्ण आ रहा है और भगवान कृष्ण हमारे कहाँ बसते हैं? हृदय के अंदर। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तीसरा नाम आ रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने क्या कहा था कि ज्ञान राशि संचित कोश का नाम ही साहित्य है। जो अपने ज्ञान राशि का जो संचित कोश है, जो बना के रखा है, कोश बने इस प्रकार की जो अपन स्टोर करके रखते हैं, तो इस प्रकार जो ज्ञान अपने संग्रह करके रखता है उसी का नाम साहित्य है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उन्होंने कहा है ज्ञान राशि, यानी ज्ञान की बात एक जैनों के अंदर भी हुए। महावीर स्वामी जी, उन्होंने भी ज्ञान की बात की है। तो इस प्रकार ज्ञान को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और महावीर स्वामी से जोड़कर अपन याद रख सकते हैं। चौथे अपने नगेंद्र जी, उन्होंने कहा है कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति और जीवन की अभिव्यक्ति है, यानी खुद की भी अभिव्यक्ति है और साथ में व्यक्ति के जीवन की भी अभिव्यक्ति है। और आगे प्रेमचंद जी, उन्होंने कहा साहित्य जीवन की आलोचना है, यानी जिस पर उन्होंने निबंध और कहानियाँ लिखी और उसकी कई बार आलोचना भी हुई है। जैसे गोदान की देखे तो उसमें उन्होंने ग्रामीण में शहरी वाद को उन्होंने प्रतिष्ठित किया और ये चाहते तो होरी को बचा भी सकते थे। तो इस प्रकार इनकी आलोचना भी कई लेखकों ने की है। तो प्रेमचंद जी का से आप याद रख सकते हो साहित्य जीवन की आलोचना है। अगर आलोचना शब्द आए तो प्रेमचंद जी को पकड़ना है। आत्म अभिव्यक्ति आए तो नगेंद्र जी को, ज्ञान राशि आए तो महावीर स्वामी जी को, अगर हृदय आए तो बालकृष्ण को, और चित्तवृत्तियाँ संचित आए तो शुक्ल जी को। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। फिर अगर हिंदी साहित्य के भारतीय दृष्टिकोण की बात करें तो दो शब्द महत्वपूर्ण आप याद रखना, एक तो आदर्श मूलक है और एक अध्यायवादी है। आदर्श मूल का अर्थ होता है नैतिकता, यानी पाश्चात्य जो साहित्य है वो त्यों का त्यों वर्णन हुआ है, उसमें किसी प्रकार किसी आदत को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन हमारे भारतीय हिंदी साहित्य के अंदर नैतिकता है, आदर्श है, व्यक्ति के जो मूल भाव है, इस प्रकार जो अपने समाज का जो मूल सृष्टि का जो मूल तत्व है उसको उन्होंने संभाल कर रखा, उसी को साथ में लेकर इतिहास को लिखने का प्रयास किया। अध्यात्म का अर्थ होता है वेदों उपनिषदों में आत्मा परमात्मा की बात हुई, यानी मोक्ष की धारणा को लेकर साथ में चले। तो इस पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो धारणा है वो दृष्टिकोण है आदर्श मूल अध्यात्मवादी, यानी जो कि तो इतिहास न लिखकर उसको एक प्रतिष्ठित करने का उन्होंने प्रयास किया है। इस प्रकार अब कुछ पद्धति आई है उसको किस प्रकार से साहित्य लेखन किया। तो सबसे पहले होती है वर्णाक्रम पद्धति। वर्णाक्रम का अर्थ होता है ABCD, यानी ABCD, यानी जिस लेखक का नाम ए से उसको पहले रखा जाएगा, जिसका नाम बी से उसको बाद में रखा जाएगा। भले बी वाला 7वीं शताब्दी में हुआ और ए वाला 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन वो वर्णाक्रम पद्धति के अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है।
तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। घासादा ताशी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, लेकिन की पद्धति थी वर्णानुक्रम, यानी वर्ण के अनुसार उन्होंने लिखा था। फिर शिव सिंह सेंगर थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो हिंदी में लिखा था। घासादा ताशी ने फ्रेंच में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखने वाले जो लेखक थे वो शिव सिंह सेंगर थे। तो उन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। फिर अगर हम पद्धति की दूसरी बात करें तो कालक्रम, यानी कालखंड को ध्यान में रखकर जो 7वीं शताब्दी उसको 7वीं में, जो 9वीं है उसको 9वीं में रखने का काम किया तो ग्रीसन ने। कालक्रम की पद्धति का प्रश्न आए तो आपका उत्तर ग्रीसन होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालक्रम पद्धति के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास या कालखंडों में सर्वप्रथम किसने बांटकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तो ग्रीसन। उन्होंने कुल 11 खंडों के अंदर बांटा था। और घासादा ताशी और शिव शंकर ने किसी प्रकार के खंडों के यानी कालखंड की रचना न कर एक सपाट हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उसके बाद में मिश्र बंधु भी पद्धति बनाई है। फिर शुक्ल जी की विधि पद्धति है और इसको वैज्ञानिक पद्धति भी कहती है। तो इस प्रकार ये पद्धतियाँ फिर हम आगे भी पढ़ेंगे जब इनके इतिहास के बारे में लिखेंगे, घासादा ताशी शिव शंकर। लेकिन अभी इतना ही। फिर स्रोत क्या है, यानी किससे अपने को हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की प्रेरणा या मूल स्रोत क्या है जिससे लिखना हिंदी साहित्य का इतिहास आगे वाले लेखकों ने लिखा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नाभादास, जो भक्ति काल के अंदर हुए, जो राम भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, उन्होंने रचना की भक्तमाल, जिसमें 200 भक्तों का वर्णन था। इनके गुरु थे अग्रदास, जिन्होंने राम भक्ति के अंदर माधुर्य भाव को समाहित किया था। और इसके बाद में अग्रदास जी ने अष्टायाम की रचना भी की थी। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था, नाभादास ने। उनको कलिकाल का वाल्मीकि और सुमेरु भी कहा था। तो इन्होंने भक्त और कवियों का वर्णन किया, इनकी भाषा ब्रज थी। और इनके ऊपर एक रचना की थी, प्रियादास जी की रचना थी भक्तमाल पर, जिसका नाम था भक्त रस बोधिनी। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि भक्त रस बोधिनी किसकी रचना है, तो प्रियादास जी की है। और किस पर टीका लिखी है, तो भक्तमाल पर। भक्तमाल पर टीका लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे, प्रियादास। इसके बाद में आगे आते गोकुलनाथ। उन्होंने ब्रज भाषा, ये भी भक्ति काल के अंदर लिखने का प्रयास किया था। 84 वैष्णव की वार्ता, ये सारे जिन्होंने, ये भक्तमाल है, गोकुलनाथ जी है, इनकी रचना आगे वाले लेखकों के लिए बहुत काम आती है। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 252 के अंदर विठलानाथ के शिष्यों का वर्णन है। तो एग्जाम में ये पूछा जाए तो याद रखना 84 पहले आता है, 252 बाद में। तो वल्लभाचार्य पहले आएंगे क्योंकि विठलानाथ जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो पिता का अगर आए तो 84 वैष्णव की मात्रा, और पुत्र का पूछे तो 252 वैष्णव की मात्रा। इसी प्रकार एक कवि माला नाम ग्रंथ की रचना भी की थी, जो यदुवंश के पुत्र तुलसी राम थे। तुलसीदास नहीं, उनसे ये अलग थे, जिन्होंने 1655 के आसपास 75 कवियों का वर्णन किया था। तो ये भी आने वाले लेखकों के लिए बहुत ही सहायतापूर्ण रहा कि जिस प्रकार से नाभादास की भक्तमाल, गोकुलनाथ की 84 और 52 वैष्णव की यात्रा और कविमाला नामक ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा। तो आने वाले लेखकों ने इन्हीं के आधार पर आगे की उनकी रचना ये की थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं कालिदास त्रिवेदी। उन्होंने लिखा था ग्रंथ कालिदास हजारा, जिसमें 212 कवियों का संग्रह है। 1000 कवि ने होकर 212 कवियों का संग्रह है और ये रीति काल में लिखा था। तो शिव शंकर जी ने शिव स्वरूप जो लिखा था उसका मुख्य आधार इनका कालिदास त्रिवेदी था। अगर एग्जाम में पूछना है कि शिव शंकर जी ने किसके आधार पर अपना ग्रंथ की रचना की, तो कालिदास हजारा ग्रंथ के आधार पर उन्होंने उनकी रचना की थी। जिस प्रकार शुक्ला जी का आधार ग्रंथ मिश्र बंधु का जो इतिहास था वो था, इसी प्रकार इनका आधार ग्रंथ था वो कालिदास हजारा था। कालिदास हजारा की एक और रचना है वधु विनोद, जो रस मंजी जो भानुदास जी ने लिखी थी, इनके आधार पर इन्होंने इनकी रचना की थी। आगे आते गासा द ताशी, सॉरी गासा नाम लिख दिया, गासा द ताशी है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम जोसेफ एलिडोर जार्जेस वू गासा द ताशी, अगर कभी पूछ ले तो। इन्होंने एक रचना की थी इतवार द ला लेतारू हिंदू, ये हिंदुस्तानी। इसमें हिंदू का अर्थ तो हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ उर्दू होता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है और हिंदू का अर्थ क्या है। तो ये प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लेखक हुए अगर पूछे तो प्रथम। और इनकी जो भाषा थी वो फ्रेंच थी और ये कहाँ प्रकाशित हुआ था, पेरिस में। ये 2 भागों में प्रकाशित है, ध्यान रखना। जैसे इनका नाम भी गासादा ताशी, तो ताशी के अंदर 2 अक्षर है तो 2 नाम याद रखना। और प्रथम भाग 1839 के अंदर और द्वितीय भाग 1847 के अंदर। इसमें एक भाग आप याद करो 1839, उसमें फिर 8 जोड़ दो, क्योंकि 1827 में लिखा गया तो 8 जोड़ दो तो 1847 अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार से ये फ्रेंच भाषा में पेरिस में 1839 1847 के अंदर 2 भागों में प्रकाशित था।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्णाक्रम ABCD हुआ था, कालक्रम नहीं था, उन्होंने कालक्रम का वर्णन नहीं किया। कुल तो 738 लेखक हुए, कवि हुए, उनमें से मात्र 72 हिंदी के कवियों का स्थान दिया है। अंग से लगाकर हेमंत तक वर्णन है सिर्फ 72, बाकी उन्होंने उर्दू का उनकी ज़्यादा जगह दी थी उनके कवियों को। अब उनका अनुवाद था जो हिंदी में किया था लक्ष्मी सागर वासनी ने, जिनका नाम था हिंदू साहित्य का इतिहास। तो ये उन्होंने उर्दू में हिंदी में किया था, उर्दू में किया था मौलवी करूमुद्दीन ने 1848 के आसपास, तज़किरा सुरसराए हिंदी। तो ये दोनों ग्रंथ अनुवाद है, किसके? कायसर तासी का अनुवाद है, ये खुद के इनको लिखे हुए नहीं है। और उसी समय की हिंदी उर्दू विवाद चला था, 1837 में एग्जाम में प्रश्न आ जाए, और 1838 में 2 साल ये हिंदी उर्दू विवाद चला था, जिसमें शुक्ला जी के अनुसार ये उर्दू के तो पक्षधर थे, हिंदी के विरोधी थे। कौन थे? तासी। उसी समय हुए अपने बाबू नवीन चंद्र राय, जिनकी पत्रिका थी ज्ञान प्रदान थी, और उन्होंने पंजाब में हिंदी के लिए बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने उर्दू को आशिकी की ज़बान कहा था, यानी कि उर्दू में आशिकी की ज़बान नहीं, शेर और शायरी के अलावा किसी भी बात की रचना वो नहीं कर सकते। उनकी पंक्ति है कि उर्दू में आशिकी कविता के अलावा किसी भी गंभीर विषय में व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। इस बात को लेकर ये ताशी इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने फ्रेंच में बैठे बैठे हिंदी को बुद्धि बोली भी कह दिया था, कि हिंदी तो एक प्रकार क्या है, बुद्धि बोली है। तो ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। आगे हम गायसादा ताशी के बाद में शीश और सेंगर है, और जिस क्रम में ये हुए उसी क्रम में अपन उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, और इसी प्रकार अपनी कॉपी एक लेके बैठना, नोट्स लिखते रहना, और आपके हिंदी साहित्य का इतिहास वरिष्ठ अध्याय में, स्कूल व्याख्याता में, और जो भी मैं पढ़ाऊँ उससे लगभग 12 प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।